नंबर 40 में एक जो एल लेंथ का रॉड है, इसको क्या किया जाता है, सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया जाता है। ठीक है, एल लेंथ का रॉड है, लेंथ एल है और इस रॉड पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो इसके लिए मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख देता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखने का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और टोटल लेंथ कितना है, एल है। तो इस तरह से लैम्डा बराबर हो गया क्यू बाई एल। अब इसी एल लेंथ के रॉड को क्या किया जाता है, सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा आर। ये पूरा लेंथ तो एल ही है ना, और सेमी सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस उसका लेंथ कितना होता है, पाई आर होता है। और ये किसके बराबर होगा, एल के। तो आर बराबर पता चल गया एल बाई पाई। ठीक है, आर बराबर क्या पता चल गया, एल बाई पाई। ठीक है, अच्छा ये सेमी सर्कल के कारण हमको सेंटर ओ पे क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यदि यही कंप्लीट सर्कल रहता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बात समझो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा इसके लिए ऐसा होगा, फिर यहाँ से जो आता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, ये कैंसिल आउट करता है। इस वाले पॉइंट के कारण यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट के कारण कुछ ऐसा होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल करता है। इस तरह से कई सारा हमको सिमेट्रिकल पोजिशन होने के कारण सभी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चारों बगल से इस पार्ट के कारण और इस पार्ट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 कर देता है। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे केवल और केवल ऊपर वाले पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो है नहीं। तो ऊपर वाले पार्ट के कारण सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन वो नॉन जीरो होगा। देखो एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पे इसका रेडियस आर है, सब जगह का रेडियस आर होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ समझने वाला बात है वो समझो यहाँ पे कि ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट होगा, मैं इसका नाम बोल देता हूँ डी आर। एकदम छोटा सा एलिमेंट है इस सेमी सर्कल का। तो ये भी इससे कितना दूर पे होगा, आर डिस्टेंस पर होगा। यदि मैं छोटा सा एलिमेंट है तो इसके पहले वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो लास्ट पॉइंट, दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, ये भी तो कुछ एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल को मैं बोल देता हूँ डी थीटा। देखो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मैं इसी को डी थीटा बोल रहा हूँ, और ये जो लेंथ है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, डी आर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है छोटा सा, उसको मैं डी आर बोल दिया, और ये जो एंगल यहाँ पे बना है डी थीटा बोल दिया। और ये पूरा का पूरा लेंथ तो पहले से पता है कितना आर है, ये पूरा लेंथ आर है। अच्छा, ये एक तरह से आर्क वाला फॉर्मूला निकल गया यहाँ पे। यदि कोई लेंथ है थीटा तो ये आर्क का लेंथ कितना होता है, तो यहाँ आर्क का लेंथ कितना है। अच्छा, सेंटर पे थीटा बनता है तो आर्क थीटा बराबर क्या होता है, आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो रेडियस कितना है, आर। तो इस तरह से डी आर बराबर तो हमको पता चल गया, डी आर बराबर क्या हो गया, आर। और यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल डी थीटा है, तो यहाँ पे डी थीटा देना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे तो जनरली ये एल लेंथ वाले के लिए फॉर्मूला होता है ना, यदि ये लेंथ एल हो तो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, डी आर है और ये आर है। ठीक है, ये यदि एल होता है तब क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे गौर किया जाए तो छोटा सा एंगल है तो डी थीटा, ये छोटा सा लेंथ है तो डी आर। तो इस तरह से डी आर बराबर क्या हो गया, आर डी थीटा। ठीक है, डी आर बराबर हो गया आर डी थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो एक और चीज़, ये वाला एंगल तो डी थीटा बोलते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, ये वाला जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। इसी तरह का यहाँ पे कोई पार्ट आएगा, उसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो गौर करने वाली पार्ट है, ये देखो कि इस वाले छोटा सा सेगमेंट उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह का आ रहा है, ये ई है, ये भी ई होगा, छोटा सा सेगमेंट है, सब डी क्यू ई है, ये सब डी क्यू ई तो है, छोटा सा सेगमेंट है चार्ज, तो ये भी डी ई हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, डी भी ई हो जाएगा। तो एक बात गौर करो कि ये वाला जो पार्ट है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो रहा है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा से समझते हैं, इसको मिटा करके और अच्छा से समझते हैं। इसको इसके जगह यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो इसकी जगह हम यहाँ पे समझते हैं
इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडियस r है, ये जो छोटा सा सेगमेंट था मैं इसको जैसे मिलाया था, याद होगा, ये जो छोटा सा सेगमेंट है जिसको dr बोला था, इस पर चार्ज कितना dq है, और इसी एंगल को मैंने क्या बोला था, d थीटा बोला था। ये पूरा का पूरा एंगल कितना बना रहा है, थीटा। d थीटा बहुत छोटा है, जितना dr छोटा है उतना dq छोटा है, बहुत छोटा क्वांटिटी है। और dr बराबर r थीटा है, वो कैसे आता है मैं बता दिया। यदि आर्क लेंथ l होता तो क्या लिखते, थीटा बराबर l बाई r। तो लेंथ एंगल कितना है, थीटा की जगह d थीटा, तो लेंथ कितना हो जाता है dr, तो dr r, तो r dr बराबर r d थीटा लिख दिए। इसी तरह इस पॉइंट जो सेंटर o है, सेंटर o पे इसके कारण डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे जो रहेगा चार्ज उसके कारण कुछ इस तरह का आता, यहाँ पे जो चार्ज रहता उसके कारण, यहाँ पे जो dq चार्ज होता उसके कारण डायरेक्शन कुछ इस तरह का होता, यहाँ पे जो चार्ज होता उसके कारण क्या होता, डायरेक्शन कुछ इस तरह का होता। एक बात गौर करो कि इस वाले जो चार्ज के कारण डायरेक्शन ये है, इस वाले चार्ज के कारण डायरेक्शन ये है, इस वाले चार्ज के कारण ये है, और इस वाले चार्ज के कारण ये है। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसी तरह यदि ये भी एंगल मान लिया जाए, कुछ वेरिएबल थीटा है या थीटा 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो इस तरह से यदि मैं पूरा सेमी सर्कल को देखा जाए तो दो पार्ट बट रहा है, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हो गया। तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का होगा। तो सबके कारण क्या हो रहा है कि वर्टिकली जुड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली कैंसिल आउट होगा। इसके कारण कैसा होगा, एक वर्टिकली कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा जो वर्टिकल है नीचे में है वो सब क्या कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है। मतलब जो भी नीचे में कंपोनेंट आ रहा है सब जुड़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट है। इसके कारण जो डायरेक्शन कुछ इस तरह का आ रहा है, इसके कारण ऐसा आ रहा है। तो सबका जो है वर्टिकली कंपोनेंट जुड़ रहा है, इसके कारण भी वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ रहा है, लेकिन इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल ये और इसके कारण ये इस तरह बैलेंस है। तो आधा के कारण जो चार्जेस आएगा हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट ये, और इसके कारण जो आधा का इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब इसके कारण हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इधर आएगा, इसके कारण हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इधर आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया। ऐड कौन हो रहा है, सबका सब वर्टिकल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ज dq है, उसका भी थीटा है। तो मुझे ई नेट लिखना है। ई नेट का क्या मतलब है, हमारे पास ई नेट का मतलब है, ई नेट का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। तो इस तरह से मैं ई नेट क्या लिख सकता हूं, अच्छा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डी छोटा सेगमेंट डी आर, इस पर चार्ज कितना dq, तो इस पर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, de हो जाएगा। तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज, छोटे से चार्ज कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड de, ठीक है। और हम सबको पता है कि सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो रहा है, इसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है, लेकिन सबका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है, सबका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो de तो देंगे ही और साइन थीटा दे देंगे। अच्छा थीटा कोई फिक्स एंगल नहीं है, थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है, तो थीटा फिक्स नहीं है, लेकिन सबका ये पता है कि वर्टिकल एंगल ही जुड़ेगा, सबका वर्टिकल एंगल ही जुड़ेगा। तो ये सबका मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे आ रहा हूँ, तो मुझे सबका क्या करना, वर्टिकल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा रहेगा तो इसका वर्टिकल साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई और एंगल होगा उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट, तो थीटा भी वेरिएबल ही है। जिस तरह से de वेरिएबल उसी तरह से थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन थीटा इसलिए यूज किया जा रहा है जिससे कि मैं पहचान सकूँ कि साइन थीटा कौन है, ठीक है। साइन थीटा पार्ट ही ऐड करना है, कॉस थीटा पार्ट को भूल जाना है, ठीक है। तो मुझे de बताना है। d बराबर क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखा जाए तो d बराबर लिख सकता हूँ k, छोटा सा चार्ज कितना है dq, और ये कितना डिस्टेंस पर है r, सब तो r ही डिस्टेंस पर है ना, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस तो सबका सेम है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर k। अच्छा dq बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, dq बराबर मैं लिख सकता हूँ कुछ, तो dq बराबर लिख सकता हूँ क्या, अच्छा dq बराबर लिख सकता हूँ, वो समझो क्या लिख सकता हूँ, छोटा सा डिस्टेंस पर छोटा सा चार्ज, तो dq बराबर हो सकता है लैम्डा dr। लैम्डा तो चार्ज डेंसिटी, कोई भी छोटा सा पॉइंट होगा उसके लिए लैम्डा सेम ही होगा सबके लिए, तो लैम्डा, इसका लेंथ dr, तो dq बराबर लैम्डा dr, तो लैम्डा dr और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर,
ठीक है। तो मुझे ई नेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, के ई नेट बराबर लिखूंगा मैं डी ई, तो डी की जगह के लैम्डा। अच्छा डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा, तो आर डी थीटा आर स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो केवल साइन थीटा का पार्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा तो बैलेंस कर रहा है सब, इसके कारण ये इधर इफेक्ट, इसके कारण इधर, तो सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट रहा है लेकिन वर्टिकली कंपोनेंट जुड़ रहा है। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द वाई एक्सिस। यदि मैं नीचे को वाई बोल दूं और हॉरिजॉन्टल को एक्स, तो नीचे ही सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ई नेट का डायरेक्शन आ जाएगा। तो के लैम्डा साइन थीटा। अच्छा देखते कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, आर स्क्वायर से आर कट गया। अच्छा के लैम्डा और आर तो कांस्टेंट, इसको मैं बाहर रखता हूँ, के लैम्डा आर कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये डी थीटा। एक बात और समझो, ये जो डी क्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो ये डी क्यू इसी तरह कई सारा होगा जो सेमी सर्कल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और हमको लास्ट यहाँ मिलेगा। जब यहाँ पे डी क्यू होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, जब यहाँ पे होगा तो 90 डिग्री, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो 180 डिग्री। चूंकि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते करते यहाँ पहुँचेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हमारा लिमिट क्या से हो जाएगा 0 डिग्री से 180 डिग्री होगा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगाना पड़ेगा 0 डिग्री से 180 डिग्री। कुछ भी भारी बात नहीं है, सब आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते आए हैं। तो ये के लैम्डा बाय आर, अच्छा माइनस है तो उसको मैं बाहर रख लेता हूँ अभी के लिए, -1 कर देता हूँ। अच्छा कॉस थीटा है तो कॉस में हायर लिमिट डालेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस लोअर लिमिट, माइनस तो देना पड़ेगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस 0, तो के माइनस के लैम्डा आर। अच्छा कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है और माइनस का साइन तो देंगे ही, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से --2 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा ई नेट बराबर 2k लैम्डा आर, ठीक है। अच्छा 2k लैम्डा आर तो लिख दिए, तो क्या हमको लैम्डा का वैल्यू पता है, तो लैम्डा का वैल्यू q/l है। आर का वैल्यू पता है क्या, तो आर का वैल्यू l/पाई है और k का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की जगह मैं क्या दूंगा सो बताओ, तो लैम्डा की जगह q/l दूंगा, तो ये हो जाएगा q/l। अच्छा r की जगह क्या दे सकता हूँ, तो l/पाई दे सकता हूँ, l/पाई। तो एक और चीज़ गौर करो, ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बन जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, इस तरह से आया, q ऊपर में रहेगा, l नीचे में है और ये भी l नीचे में आ जाएगा तो l², ठीक है, और ये 2 नीचे में और एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट l²। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, q है ऊपर में, 2 है, एप्सिलॉन नॉट है और l² है। ये हमारा सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, q/2 एप्सिलॉन नॉट l²। सबका वैल्यू डाल दे, 2k लैम्डा बाय आर है। अब यहाँ से तो वैल्यू भी तो डालना है, लैम्डा की जगह क्या डाल देंगे, लैम्डा की जगह डाल देंगे q/l और r की जगह डाल देंगे l/पाई और सिंपल कैलकुलेशन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें यही बात को समझना है कि हमको केवल और केवल वर्टिकल वाले कंपोनेंट को ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल वाला तो बैलेंस हो रहा है दोनों के कारण, दोनों तरफ इफेक्ट के कारण, इस पार्ट के कारण और इस पार्ट के कारण हॉरिजॉन्टल तो बैलेंस हो रहा है, सब तो केवल वर्टिकल का जुड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड q/2 एप्सिलॉन नॉट l² हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कहीं समझना है तो समझ सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, और कहीं कुछ सिस्टम में दिक्कत हो तो रिवर्स करके एक बार वीडियो चेक कर सकते हो। बहुत आसान भाषा में समझे हैं और एक अच्छा क्वेश्चन था। 40 नंबर सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ते 41 भी कुछ इसी तरह का है, वो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, देखो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रॉड है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रॉड है। तो इसमें क्या है कि रॉड का लेंथ हमको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, लेंथ कितना है, l है, ठीक है। तो इसमें टोटल, इसमें क्या है, लेंथ कितना चार्ज है, 50 माइक्रोकूलम चार्ज है, लेंथ पर चार्ज कितना है, 50 माइक्रोकूलम है। अब हमको क्या पूछा गया है
कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ रॉड। मतलब दोनों रॉड के एंड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करें, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं पहले डायग्राम। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, मैं इसको टोटल लेंथ L बोल दिया हूँ। तो ये जो 10 सेंटीमीटर जो पॉइंट होगा वो इसकी बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। वो इसके जो रॉड है उसके बाइसेक्टर पर लाई करेगा। बाइसेक्टर वाला लाइन है, ठीक है, जो दोनों रॉड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो ये 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर कुछ होगा, इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि उस लाइन को बाइसेक्टर पे ही होना पड़ेगा, जो रॉड का बाइसेक्टर है। तो ये बात समझना पड़ेगा कि ये 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसको क्या कर सकता हूँ मैं कि ये रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमको पता चल जाएगा। ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा √100 - 25 मतलब √75, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगा। तो मैं a बराबर लिख देता हूँ √75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर √75 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेता हूँ, एक तरह से ये बोल देता हूँ। अच्छा, ये कैपिटल L लिखा हूँ मैं, स्मॉल l बराबर लिख सकता हूँ क्या 5 सेंटीमीटर। ये छोटा सा सेगमेंट इसको L कर दिया हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 जो है जस्ट 40 की तरह है। इसमें क्या है ये देखो, उसमें हमको याद होगा साइन थीटा का कंपोनेंट को ऐड करते थे, इसमें कॉस थीटा। यदि मैं अभी के लिए एंगल मान लूँ थीटा है पूरा का पूरा, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जितना लेंथ उतना ये भी लेंथ है, ये लेंथ कॉमन है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस वाले लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बढ़ा दिया, तो केवल और केवल देखो, तो इसको आगे बढ़ाने पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये ई है तो ये भी ई हो जाएगा, या E1 मान लो तो ये भी E1 हो जाएगा। तो देखो इस सब के कारण कॉस थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है, और इसके कारण साइन थीटा कुछ इस तरह का आएगा, इस डायरेक्शन में E1 साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं। इसके कारण जो साइन थीटा आएगा कुछ इस तरह से E1 साइन थीटा। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो पार्ट ऐड हो रहा है वो केवल और केवल क्या हो रहा है, ऐड कॉस थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम कॉस थीटा वाला पार्ट को ऐड करेंगे। जिस तरह याद है उस टाइम पे साइन थीटा किए थे क्वेश्चन 40 में, इसी तरह 41 में क्या करेंगे, कॉस थीटा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझो, इस पूरे रॉड के कारण जो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, उतना ही नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जितना इतना इधर है उतना ही इधर है, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, डिस्टेंस भी सबका सेम है। तो यदि मैं एक के कार निकाल दूँ तो दोनों को बस एक के कार निकाल दूँ तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम चल जाएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा वाला फैक्टर आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। कॉस थीटा वाला फैक्टर आना चाहिए, बाकी सारा का सारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि E लिख रहा हूँ, एक टर्म E लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय हाफ रॉड, ठीक है। E का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय हाफ रॉड, ठीक है। E नेट का क्या मतलब हो जाएगा, E नेट का मतलब हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है P पॉइंट पे, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार इसको ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ अब, ठीक है। अब ये P पॉइंट ऐसा हो गया, हाफ रॉड के कारण निकाल रहे हैं, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमको ये कॉस वाला फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह हमको क्वेश्चन नंबर 40 में साइन वाला फैक्टर ध्यान रखे थे। तो क्या करते हैं कि चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल यहाँ पे चार्ज है तो इसके कहाँ निकालें, नहीं, चार्ज तो पूरे पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट रेंडमली पकड़ते, ये है ये जिसको मैं बोलता हूँ dx, ऐसा चार्ज जो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, ये ऐसा चार्ज यहाँ पर उतना ही है, उतना ही चार्ज यहाँ पर है। मतलब कहने मतलब जो dx है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम इक्वली चेंज हो रहा है, और ये जो छोटा सेगमेंट है इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है,
ठीक है, ये जो छोटा चार्ज है यहाँ से ये जो एंड है मिड पॉइंट है उससे कितना दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, ये एंगल को बोल देते हैं अल्फा। क्योंकि देखो जब मैं थीटा बोल रहा हूँ तो मैं केवल इसी चार पार्ट के कारण चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण इम्पैक्ट कुछ इस तरह हो जाएगा, तो क्या ये एंगल सेम होगा, थीटा होगा? नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे कि ये एंगल जब यहाँ पर आ जाए, जब ये चार्ज dx यहाँ पर आ जाएगा तो ये अल्फा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। लेकिन जब यही dx यहाँ पर चल जाएगा तो अल्फा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं थीटा बोला था एक तरह से फिक्स कर रहा था, लेकिन हमारा तो ये फिक्स नहीं है ना, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैं मान लिया हूँ a, याद होगा ये लेंथ तो फिक्स है, a माना √75 जिसको मैं क्या लिख दूँ, a = √75। ये x है तो ये क्या हो जाएगा r, ये क्या है 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से r बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, √ के अंदर a² प्लस x का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको यही बात समझना है कि थीटा नहीं लेना है, थीटा ले लेंगे तो हम फिक्स कर दिए। हमको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो चेंज होता रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चार्ज है वो सबको रिप्रेजेंट कर सके। x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अल्फा भी चेंज होगा। यहाँ पे आ जाएगा तो 0, यहाँ पे आ जाएगा तो अल्फा थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज आएगा dx तो ठीक है, तो मैं dx के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि E नेट बराबर क्या लिखूँगा, अच्छा dx पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, dq होगा। छोटा सा एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज, और छोटा सा एलिमेंट के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हुआ, ये जो छोटा सा लेंथ है dx, इस पर चार्ज dq, इस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉल de, और यदि मैं इंटीग्रेट कर दिया तो ये पूरे हाफ रॉड के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप हो गया कि हाफ रॉड के कारण आ गया इंटीग्रेशन में, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में E = इंटीग्रेशन ऑफ dE। ठीक है, यदि मैं dE का ये dx का dq और dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE होगा। ठीक है, हमको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो। ये पूरे के कारण जितना आया था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई तो करूंगा ही करूंगा, तभी तो पूरे रॉड के कारण आ जाएगा। ये तो हाफ रॉड के कारण है, अब पूरे कारण करना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं पहले बता रखा हूँ मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, जितना इसके कारण उतना इसके कारण होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, dE वाला टर्म आ गया। अब dE तो आ ही गया है, लेकिन पहले भी बता रखा हूँ कि ये जो क्या है इसका केवल अल्फा वाला कॉस वाला पार्ट ऐड हो रहा है, याद है कॉस वाला पार्ट ऐड हो रहा है, इसके कारण भी कॉस वाला पार्ट ऐड हो रहा है, तो हमको कॉस अल्फा वाला भी टर्म तो लिखना पड़ेगा, कॉस अल्फा वाला भी टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 तो लिखेंगे क्योंकि हाफ रॉड के कारण कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट dx कारण dq और उस पर चार्ज dE, तो पूरा इंटीग्रेट कर दे तो d मिल जाएगा। लेकिन अल्फा भी तो चेंज हो रहा है, अल्फा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंज हो रहा है, और हमको यहाँ से पता है कि अल्फा वाला पार्ट को तो लेना है, केवल साइन वाला पार्ट को कैंसिल करना है, तो केवल अल्फा वाला पार्ट को भी ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब dE लिख दिए तो dE बराबर क्या लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। dE बराबर क्या लिखेंगे तो k dq, छोटा सा चार्ज कितना दूरी पर है, ये छोटा सा चार्ज इसे r डिस्टेंस पर है तो r का स्क्वायर। अच्छा, कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखा जाए कॉस अल्फा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस कितना है r, तो r, तो इस तरह मैं सबका वैल्यू लिख सकता हूँ 2 dE की जगह k dq/r², k dq/r²। कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ a/r, तो a/r। ठीक है, तो E नेट बराबर मैं लिख रहा हूँ 2k a dq/r³। ठीक है, अच्छा r बराबर तो पता है √ में है, तो r की जगह वैल्यू मैं दे सकता हूँ। अच्छा, जो कांस्टेंट है डबल 2 लिखा गया था, अच्छा जो कांस्टेंट है k उसको बाहर लिख देता हूँ, तो 2ka dq। अच्छा, dq की जगह कुछ और लिख सकते हैं हम, पता है क्या, dq की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, लिखे नहीं है क्या, dq की जगह क्या लिख सकते हैं, तो छोटा सा एलिमेंट dx पे चार्ज dq, तो dq बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, dq बराबर लिख सकते हैं।
चार लीनियर चार्ज डेंसिटी और छोटा लेंथ dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dq, तो dq क्यों लिखे बार बार, तो अब लिख देते हैं लैम्डा dx, तो लैम्डा dx, ठीक है। अच्छा r की जगह क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सबकी पावर 3 है तो 3, और यहाँ अंडर रूट में है r बराबर, तो इसको 1/2 भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ई नेट क्या हो गया हमारे पास, फिर से जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं 2k, लैम्डा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, और यहाँ भी dx के टर्म में dx वेरिएबल है, तो dx तो है इंटीग्रेशन के लिए, तो 2k लैम्डा a, और ये हो जाएगा dx a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अभी हम सब वेरिएबल में रखते, मतलब वैल्यू नहीं लिखते, ए का वैल्यू नहीं लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह, लैम्डा तो पता ही नहीं ना, लैम्डा तो लैम्डा तो पता चल जाता है, लैम्डा बराबर होता है Q/L, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लैम्डा बराबर तो सिंपल ही होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से लैम्डा बराबर Q/L हो गया। तो हमको तो सबका वैल्यू पता है, लैम्डा की जो Q/L दे देंगे, और यहाँ पे dx a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ वो समझो। ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन 12th में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन इनडेफिनेट, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको कुछ एजम्स मतलब हमको एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन क्या लगा सकता हूँ वो समझो पहले। देखो ये r है, ये डिस्टेंस x है, और ये a है, तो tan अल्फ़ा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, गौर करो। तो tan अल्फ़ा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा बराबर ये x है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना a, ठीक है। ये समझो x वेरिएबल है तो अल्फा वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे x जाएगा अल्फा का वैल्यू चेंज होता जाएगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पूरा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और होगा। तो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा अल्फा भी चेंज होता जाएगा, इसका मतलब x वेरिएबल और अल्फा भी वेरिएबल है। अच्छा एक हमारे पास, हम लोग यहाँ से थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ तक तो लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, किसको मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, tan अल्फ़ा बराबर लिख रहा हूँ x/a, ठीक है। tan अल्फ़ा बराबर x/a, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, a tan अल्फ़ा, ठीक है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन पता ही होगा, क्या करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो dx बन जाएगा इंटू a तो कांस्टेंट है। tan अल्फ़ा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा हो जाएगा। अब क्या है, dx की जगह में ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ क्या, और x की जगह a tan अल्फ़ा डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ खेल खेलता हूँ, तो ई नेट बराबर लिखूँगा मैं 2k लैम्डा, ठीक है। dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a सेक स्क्वायर अल्फ़ा, a सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो x की जगह a डालेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan अल्फ़ा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3/2, ठीक है। और a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k लैम्डा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वो समझो। ई नेट तक तो मैं निकाल दिया हूँ यहाँ तक, अब मैं थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ना है, ये रिजल्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो चीज़ मेरा भी काम का नहीं मैं उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो रिजल्ट आया है, इसका यूज करके हमको आगे आंसर तक पहुँचना है। तो इस वाले रिजल्ट तक तो रखेंगे, बाकी सब चीज़ को मिटा देते हैं जल्दी से, तो मेरे लिए बेटर होगा मैं इस पार्ट को मिटा दूँ। तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके फिर से समझ सकते हो, रिवर्स आके भी। अब इस यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको यूज़ करते आगे तक आंसर तक पहुँचेंगे। तो मैं भी मिटा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये जो ई नेट हम निकाले हैं
इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ई नेट बराबर हम लिख रहे हैं 2k लैम्डा, ये ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा और यहाँ से ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, अब सही रह रहा है। 2k लैम्डा है, सब कुछ ऐसे ए को बाहर रखते हैं। अच्छा ए तो हमारे पास पहले से था 2k लैम्डा ए, तो 2k लैम्डा ए तो आएगा ही हमारे पास, 2k लैम्डा ए, और ए है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, तो पहले से आया था ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 2k लैम्डा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा को अंदर ही रहने दो, सेक स्क्वायर अल्फा और ये डी अल्फा। अच्छा ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा ए क्यू बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, और 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए कट जाएगा तो ए क्यू कटेगा तो ए बचेगा, तो नीचे क्या हो रहा है हमारे पास 2k/a सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा, और ए आ गया बाहर 2k लैम्डा भी देना होगा हमारे पास, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, और इसका पावर 3/2 होता जाएगा सेक क्यू अल्फा और ये डी अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा सेक क्यू अल्फा से कटेगा तो क्या बन जाएगा सेक अल्फा, तो सेक अल्फा 1/सेक अल्फा क्या हो जाएगा 1/सेक अल्फा क्या बन जाएगा कॉस अल्फा बन जाएगा, और कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, कि नहीं माइनस ऑफ साइन अल्फा नहीं होगा, साइन अल्फा होगा, ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा 2k लैम्डा/a, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन जब से हम तो किए ही जा रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या किए जा रहे हैं, लेकिन लिमिट कहीं नहीं लगाए हैं, तो लिमिट नहीं लगाए हैं तो लिमिट लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी पहले स्टेप में लिमिट वाला स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ से लिमिट लगाना चाहिए, तो हम यहाँ से लिमिट लगा देते हैं, यहाँ से अब लिमिट लगा सकते हैं। तो पहले लिखना होगा लोअर लिमिट, फिर लिखना होगा हायर लिमिट। अच्छा साइन अल्फा है क्या, साइन अल्फा को देखा जाए तो क्या है, तो साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये सामने क्या है परपेंडिकुलर x, बेस कितना है r, ठीक है। तो साइन अल्फा की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, एक टर्म साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ x/r, तो मैं 2k, अच्छा लिमिट तो लगाना चाहिए क्या, लिमिट लगाना चाहिए, थोड़ा देर और इसको रोकते हैं, 2k लैम्डा a और साइन अल्फा की जगह मैं देता हूँ x/r। अच्छा r की जगह मैं क्या देख सकता हूँ, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी भी लिमिट के लिए मैंने बॉक्स बना दी कि चलो नीचे यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट लिख देंगे, ठीक है। साइन अल्फा की जगह x/r और r की जगह अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ई नेट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते, लिमिट लगाते हैं। देखो चार्ज जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाता है, ध्यान से समझो, ये जो x है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक x आया, तो ये x कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है, x यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा सकता है। स्टार्टिंग कहाँ से की, यहाँ से, एंड यहाँ पे हो सकता है। तो पहला जो dx होगा यहाँ पर होगा और अंतिम dx यहाँ पे होगा, और ये पूरा लेंथ को हमने क्या माना था, याद होगा पहले इस पूरे लेंथ को मैंने l माना था, कौन सा l, स्मॉल l। ये पूरे लेंथ जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा लेंथ स्मॉल l के बराबर है, ठीक है। तो x कैसे चेंज हो रहा है, x यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंज होगा, यदि x यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और जब x यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा l, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0, अपर लिमिट x का कितना हो सकता है l हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ चल रहा है तो स्मॉल l। देखो स्मॉल l क्या था, हाफ रॉड था, कैपिटल L फुल रॉड है, तो मैं स्मॉल l लिख दिया। लोअर लिमिट 0, यहाँ dx हो सकता है, x घट करके x यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है x dx, और यहाँ पे आ जाएगा तो x जो है हमारा l बन जाएगा। तो इस तरह से 0 से l हो गया, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रहा है, तो
ठीक है। अब क्या करें, ये जो नीचे वाला पार्ट इसको मिटा देते हैं, हमारे पास तो रिजल्ट मिल गया है तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। तो पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे ई नेट बराबर 2k लैम्डा बाई ए, ठीक है। अपर लिमिट डाल दे, एक्स की जगह तो एल हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स यहाँ डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0। जब ऊपर में 0 है तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा। अपर लिमिट एक्स चेंज हो रहा है ना तो एक्स में डालेंगे एल, फिर यहाँ पे 0 माइनस लोअर लिमिट में डालेंगे यहाँ पे 0, फिर ऊपर में भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, 2k लैम्डा बाई ए, और ये हो जाएगा एल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सारा टर्म तो लिख दिए, पूरा टर्म तो हम लिख दिए। अब हम सबका क्या करते, वैल्यू डालते चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ई नेट बराबर लिखता हूँ मैं 2, के की जगह क्या लिखूंगा 9 × 10 की पावर 9। लैम्डा क्या है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा क्यू टोटल लेंथ क्यू और टोटल चार्ज, सॉरी लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ये हो जाता है लैम्डा। तो टोटल चार्ज कितना है 50 माइक्रोकुलाम, तो 50 माइक्रोकुलाम मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। एल लिखना होगा तो एल कितना है, एल टोटल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -2। ये तो लिख दिए 2k लैम्डा लिखे। ए क्या था याद होगा, ए हम बताए थे ये पूरा लेंथ, और ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ है अंडर रूट में 75 आया था, याद होगा अंडर रूट में 75 आया था। कैसे आया था वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, हम निकाले हैं ये बराबर 75, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखी थे दिए थे, तो ये हो जाएगा 5√3, तो ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -2, ठीक है। एल हम पहले बता रखे थे हाफ लेंथ ऑफ रॉड, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। अंडर रूट में क्या ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 75 और एल कितना है 5 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 75, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 100 तो मतलब 10 सेंटीमीटर, और 100 का बाहर आएगा 10, और यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में आ रहा है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या देता है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको एसआई में सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखो 10 की पावर -2 यहाँ पर, ये यहाँ पर भी कट गया, और कहाँ है, ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा तो 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और कहाँ कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 है, तो क्या करते थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो 9 तो है ही मेरे पास, ऊपर में 9, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 हो जाएगा 10 की पावर 3। नीचे कितना है 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -4 हो जाएगा, और नीचे √3 है, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -2 10 की पावर -4 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो, और ये 3√3 और 9 है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3, 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 7, और 3√3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 इंटू 10 की पावर 7, तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देते तो 2 तिया 6 3 तिया 9 17 तिया 51, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, तो ये हो जाएगा 5.196 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। ई नेट कितना हो जाएगा 5.196 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इसका आंसर मिला लेते 41 का आंसर है 5.2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड कर देंगे तो 5.2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से
हम अभी तक वैल्यू नहीं डाले थे, यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया क्या है। अब जल्दी से हम सबका वैल्यू लिख दिए हैं, ठीक है। के का लिख दिए, लेमडा का लिख दिए क्यू बाय एल, ए का √75 था वो लिख दिए, एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, स्मॉल एल है हाफ लेंथ ऑफ रॉड, कैपिटल एल फुल लेंथ ऑफ रॉड, अंडर रूट में a² + l² का वैल्यू आता है 10, सब सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिए, फिर सिंपल कैलकुलेशन था उसको सॉल्व कर दिए तो हमको मिला 9 × 10⁻3, नीचे मिलता है कि ना √3 × 10⁻⁴, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7 बन जाएगा, और ये 9 है ऊपर, नीचे √3 कट के 3√3 बन जाएगा, तो 3√3 10⁻7, ठीक है 10⁻7 है ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 को तो ये 5.196 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 का सोल्यूशन था, 41 का सोल्यूशन था। यहाँ पे कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो और रिवर्स जाके भी चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 41, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन भी इंक्लूडेड था। तो इस तरह अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बनता है हम लोग का। तो इस तरह 41 हो चुका है कंप्लीट, अब 42 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन 42। कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब हमारे पास एक r रेडियस का रिंग है और सेंटर से पासिंग होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टली, ये इसका क्या है एक्सिस है, इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। इस रिंग का रेडियस कितना है r है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q मान लेते हैं। तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या लिखेंगे, Q बराबर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा रिंग का 2πr, ये होता है लेमडा लीनियर, लेमडा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ठीक है। ये एक्सिस है रिंग का जो सेंटर से पास होने वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यदि मैं इस तरह से इसको x ले लूँ और इसको y ले लूँ तो ठीक है, मुझे यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P, हमको बताना है क्वेश्चन 42 में वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट ऑन द एक्सिस। मतलब जो रिंग है उसके एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सके। दो चीज़ों को समझते हैं। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है। यदि इस रिंग से इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, यदि इसके सेंटर पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी पे 0, सेंटर पे 0, तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट है 0 सेंटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच जहाँ पे क्या हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इस तरह का हम सॉल्व कर चुके हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने शायद मतलब लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मैक्सिमम फोर्स जिसमें निकालना था, मैक्सिमम फोर्स टू पार्टिकल, एक मैक्सिमम फोर्स जिसमें R/√2 कुछ आंसर आया था, D/√2, ये 31, कुछ 31 टाइप का ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 31 टाइप का ही प्रॉब्लम्स है, नहीं 31 टाइप का नहीं, इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग किए थे। कहाँ पे, रेडियस सर्कुलर 39 है क्या, 39, चलो जो भी है देखते हैं, 39 भी किए थे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो 42 सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और मानते हैं कि P पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x डिस्टेंस पर है, लेकिन x के बारे में हमें जानकारी नहीं और x का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से P से मार्कर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। ये जो है हमारे पास एक पॉइंट P है, ठीक है, वो यहाँ से कुछ इस तरह का, इस जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा छोटा सा क्रॉस सेक्शन, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो रिंग का बॉटम
छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा उसके कारण रिलेटिव फील्ड कुछ इस तरह जा रहा है, ऊपर में टॉप पोजीशन उसके कारण रिलेटिव फील्ड कुछ इस तरह जा रहा है, इसी तरह सबके कारण जाएगा। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस, ये भी जितना डिस्टेंस है ये भी इसके लिए इतना ही डिस्टेंस ये भी, तो इस तरह से ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी सेम होगा। ये डिस्टेंस सेम है, ये तो कॉमन ही हो गया, और ये तो इसके लिए सेम हो जाएगा, तो एंगल भी सेम होगा। तो कहने का मतलब है ये थीटा, तो इसका मतलब है कि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो है एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग होगा, यदि मैं इसको एक्स माना हो तो, और एक कंपोनेंट इसका भी एक्स के लॉन्ग हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। इसका जो कंपोनेंट होगा साइन थीटा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में, इसका भी एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, तो इसका मतलब जो कॉस थीटा वाला है वो सब सेम डायरेक्शन में, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है। और यही सिचुएशन पूरे के पूरे रिंग के कारण है, पूरे के पूरे रिंग में यही सही हो रहा है, केवल और केवल कॉस थीटा वाला पार्ट ही ऐड हो रहा है, जो सब किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे रिंग के कारण जो एक्सिस पे रिलेटिव फील्ड होगा कुछ इस तरह होगा। यदि मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ तो इस डायरेक्शन में भी इस तरह होगा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह हो रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह हो रहा होगा, तो नेट इस डायरेक्शन में एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, तो इधर बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ आएगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि सबका कॉस थीटा वाला पार्ट ही ऐड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका कॉस थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है, इसका भी कॉस थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ये इसका ई साइन थीटा पार्ट हो जाएगा, ये इसका डी ई साइन थीटा पार्ट होगा। हाँ ये डी ई होगा क्योंकि छोटा सा है ना, छोटा सा डी आर तो छोटा सा डी क्यू, यहाँ पर भी डी आर है छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, ये ओवरऑल चार्ज क्यू है। ठीक है, छोटा सा डी आर है तो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा। ठीक है, तो ये सब का डी ई साइन थीटा कट रहा है, इसका भी डी ई साइन थीटा कट रहा है, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो सबका क्या आ रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जो छोटा सा सेक्शन इसको मैंने क्या बोल दिया डी आर, तो डी आर पे चार्ज कितना डी क्यू चार्ज है। ठीक है, तो मैं डी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू डी आर। डी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू डी आर, चूँकि ये डेंसिटी है और ये लेंथ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लेमडा इंटू डी आर। ठीक है, डी ई बराबर में क्या लिख सकता हूँ, डी ई बराबर में लिख सकता हूँ के, छोटा सा चार्ज डी क्यू, और डिस्टेंस कितना, ये इसको मैं आर मान लूँ, ये इसको मैं आर मान लूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा कैपिटल आर, ये कितना एक्स है। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये हो गया हमारे पास आर, और ये कितना हो गया एक्स, तो ये आर, तो पैथागोरस से कितना बन जाएगा, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ, सारा का सारा डिस्टेंस ये आर है, तो जो आर स्क्वायर लिखूंगा, और डी ई बराबर में क्या लिख सकता हूँ, के डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डी आर, और आर स्क्वायर की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, आर स्क्वायर की जगह दे सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। डी क्यू ये डी क्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का मतलब ये डिस्टेंस, ये सबके लिए सेम ही रहेगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई निकल गया। हमको निकालना है क्या, ई नेट। ई नेट है क्या, ई नेट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पी पॉइंट पे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पी पॉइंट पे। देखो इस तरह क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम है, क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम में आ गया तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्लास में डिस्कस हुआ होगा तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले से बता देते हैं, लेकिन यदि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ तो हम यहाँ समझेंगे अच्छे से। तो ई नेट तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट है, जिसको हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, इसको हमको मैक्सिमम करना है ईपी को, तो ई नेट में लिख सकता हूँ। तो अब मैं ई नेट क्या लिखूँगा, अच्छा मैं ई नेट इधर ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। ई नेट क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, द डी की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, ये पूरा का पूरा टर्म के लैम्डा डी आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा के बारे में क्या कह सकते हो बताओ, ये तो पता चल गया था थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा देख कर बताओ। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस बाय
हाइपोटेनियस तो बेस कितना है x, हाइपोटेनियस r, तो cos थीटा क्या हो जाएगा x बाई आर, स्मॉल r, तो स्मॉल r की जगह ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट बराबर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, जो चार्ज चेंज हो रहा है वो पूरे डी आर पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी डी आर हो सकता है, यहाँ पर भी डी आर हो सकता है, यहाँ पर भी पूरा डी आर हो सकता है, तो ये पूरा डी आर चेंज हो रहा है जहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ के लैम्डा एक्स, और यहाँ नीचे क्या है, ये पावर 1 है और ये पावर ओवरऑल कितना है 1/2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये डी आर, ये डी आर छोटा सा सेगमेंट किसका है, रिंग का है, तो मैं पूरे का इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट रिंग मिल जाएगा। यदि मैं छोटे से डी आर का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे कंप्लीट रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट रिंग मिल जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के लैम्डा एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डी आर को पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरा रिंग मिल जाएगा, और पूरे रिंग का लेंथ कितना होता है 2πr, ठीक है, ये 2πr होता है। अच्छा, लैम्डा बराबर हम लिखे थे q/2πr, तो लैम्डा q 2πr इधर चला जाएगा, तुमको क्या मिलेगा, यदि लैम्डा 2πr एक साथ हो जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। तो लैम्डा इंटू 2πr इक्वल टू q हो जाएगा, तो ये लैम्डा और 2πr को एक साथ रख देता हूँ, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा 2πr को एक साथ रख दिया तो क्या लिख सकता हूँ, के क्यू एक्स, लैम्डा 2πr को एक साथ रख दिया q हो गया, और x तो है ही, और नीचे में क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये c को हमको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। ई नेट का मतलब हुआ p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ये वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। ई नेट का मतलब हुआ p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये पूरा टर्म को क्या करना है, मैक्सिमम बनाना, चूँकि हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल था, एक एक्स था एक डी आर था, लेकिन हमारे लिए डी आर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पूरी रिंग के कारण निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं डी आर को कंसीडर किया, एक्स को अभी के लिए कांस्टेंट मान लिया था, ठीक है। कोई एक्स डिस्टेंस पर होगा तो मैं पूरे डी आर को ही लिया था, इसीलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डी आर को तो 2πr आ गया। इसको सॉल्व करने पर हमको ये रिजल्ट आता है, लेकिन हमको एक्स का ऐसा वैल्यू चूज करना जिससे कि ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मैक्सिमम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, चूँकि एक्स ही तो वेरिएबल है, के क्यू आर तो कांस्टेंट है, तो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा आर के टर्म में वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम एक्स का आंसर आर के टर्म में बताना है, हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं बताना, हमको बताना है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। तो कहने का मतलब हुआ कि मुझे x का वैल्यू r के टर्म बताना है, जो x का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, ओवरऑल को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। इतना तक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही क्या है, सारे स्टेप को प्रॉपर्ली हम लोग लिखे हैं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किए। अब यहाँ से क्या करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर कहीं पर कैलकुलेशन बनना हो तो रिवर्स जाके देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ पार्ट को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को यहाँ लिख देता हूँ। तो ई नेट बराबर मैं लिख रहा हूँ के क्यू एक्स, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इस टर्म को पूरे को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करने के लिए एक्स के पे ही डिपेंड करेगा। तो एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डी ई नेट को रिस्पेक्ट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये चीज़ तो नोट कर चुके हैं तो इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो ये के क्यू कॉन्स्टेंट है और मल्टीप्लाई करा है तो ये तो बाहर आ जाएगा,
ठीक है। एक तरह से ये हो गया फॉर्मूला u बाई v डिफ्रेंशिएशन, जिसमें क्या करते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को रोकते हैं du बाई dx माइनस, यदि मैं dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, u का पहले कर दे डिफ्रेंशिएशन, अब v का करेंगे तो u को छोड़ देंगे, v का करेंगे dv बाई dx और नीचे डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ करेंगे, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, तो कितना हो जाएगा 1 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको रोक देंगे तो x, इसका डिफ्रेंशिएशन ओवरऑल का क्या आएगा तो 3/2 मल्टीप्लाई है तो ऊपर में जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेगा और r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 3/2 में से एक घटा देंगे तो 1/2। अब ये ओवरऑल का हो गया, अब अंदर वाले टर्म का करेंगे r स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ओवरऑल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो इसको सॉल्व करने पर के क्यू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3/2 है ही, देखो ये 0 प्लस 2x है तो 2x हो गया और 2x है और ये 2 है तो ये 2x हो गया और ऑलरेडी x था ही हमारे पास पहले से, तो ऑलरेडी x था ही हमारे पास पहले से और ये 2x हो गया, ये x था ही और ये 2x है और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और यहाँ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूँ और नीचे में तो हमारे पास है ही ना ऑलरेडी ये पूरा का पूरा टर्म r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन लेता हूँ तो के क्यू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा चूँकि 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 तो कॉमन ले लिए और नीचे क्या हमारे पास r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो ये इससे कट सकता है तो ये 1/2 नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1/2 मतलब 5/2, तो ये हो जाएगा के क्यू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ये 1/2 है और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, सबका पावर 3 है, इसको नीचे आ जाएगा तो ये 5/2 बन जाएगा। ये है क्या एक्चुअली में, ये है DE नेट बाई dx, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे इस टर्म को 0 बना देंगे, तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 नहीं हो सकता चूँकि ऑलरेडी मोर देन 0 से बड़ा वैल्यू होता है, ये भी 0 नहीं है, क्या नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब है 0 नीचे भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा नीचे x इन्फिनिटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा लेकिन x इन्फिनिटी भी पॉसिबल नहीं है, तो नीचे से तो 0 नहीं पॉसिबल हमको चाहिए, हमको मिलना होगा ऊपर से 0, तो ये 0 नहीं हो सकता तो ये टर्म को 0 होना होगा, तो इसको 0 कर देते हैं, तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को हम 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 थे, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को 0 होना होगा, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को हम क्या कर दिए 0 के बराबर कर दिए, तो 2x स्क्वायर इधर चला गया तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है, अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो ये क्या आता है देखते हैं, ये टर्म क्या आता है हमको, ये आता है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ आर बाई √2 प्लस माइनस, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आर बाई √2। प्लस माइनस आर बाई √2 का मतलब हुआ कि x के इस साइड भी आर बाई √2 होगा और माइनस इस साइड, मतलब कहने का मतलब ये दूसरा साइड आ जाएगा, ठीक है, जो पीछे की तरफ है माइनस x डायरेक्शन में तो हो जाएगा माइनस आर बाई √2। तो इसका मतलब है कि हमें दो ऐसा पॉइंट मिलेगा इसके एक्सिस पर जहां पे क्या हो मैक्सिमम, हमें ऐसा दो पॉइंट मिलेगा जहां पे क्या हो मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक r/√2 पे जो आगे की तरफ होगा, एक -r/√2 पीछे की तरफ होगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए x का वैल्यू r/√2 होना होगा, जो दो तरफ मिलेगा, एक इधर मिलेगा पॉजिटिव साइड में, एक -x डायरेक्शन मिलेगा। तो इस तरह ये 42 का सोल्यूशन है। दो पार्ट बनाए थे, एक पार्ट हम पहले जो बनाए थे बोर्ड पे वो हटा दिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट कुछ बाकी था इसलिए हमको बोर्ड साफ करना पड़ा। लेकिन 42 में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए ये आंसर तक पहुँचे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो, या फिर पीछे जाकर रिवर्स देख सकते हो कि कैसे कैसे स्टेप हम आगे बढ़े, ठीक है। 42 का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 43 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ऑन इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यू मे दिस आंसर विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो एक वायर है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी लेंथ का हो सकता है, L लेंथ का हो सकता है, मान लेते हैं L लेंथ का वायर है ये, ठीक है। हेक्सागोन फॉर्म में ये क्या होता है, इसको बेंट किया जाता है। हेक्सागोन कुछ इस तरह का होगा क्या, तो आइडियल हेक्सागोन तो नहीं होगा, मान लो हेक्सागोन है, ठीक है। तो इस लेंथ को क्या कहते हैं, हेक्सागोन फॉर्म में बेंट किया जाता है, ठीक है। हेक्सागोन के फॉर्म में बेंट करते हैं और सेंटर पे हमसे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ और साथ ही साथ इसको भी इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, ये इसको इससे मिला देता हूँ और ये इससे मिला देता हूँ। हेक्सागोन क्या है, एक तरह से आइडियली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होता है। हेक्सागोन क्या होता है, एक तरह से आइडियली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होता है अबाउट पॉइंट द सेंटर ऑफ इट्स हेक्सागोनल, ठीक है। इसी तरह का जैसे सर्कल होता है, एक आइडियल ज्योमेट्री होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी होता है सिचुएशन सेम। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से सिमेट्रिकल पॉइंट है अबाउट इट्स सेंटर, ये तो सिमेट्रिकल है ही। सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता है कि इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। इस पार्ट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इस पार्ट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देता है, ठीक है। इस पार्ट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नीचे वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करता है। कहने का मतलब ये इसको बैलेंस करता है, ये इसको बैलेंस करता है और ये इसको बैलेंस करता है। तो ओवरऑल नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आता है, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही सेम सिचुएशन सर्कल के लिए भी होता है। तो इस तरह से हम क्या किए कि बिना कैलकुलेशन के आंसर तक पहुंच गए कि इस पूरे पार्ट के कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सामने वाले कारण बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। और एक तरह से बिना कैलकुलेशन के आंसर आया, सिमेट्रिक और वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर लिया और देख करके भी ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ये इसका कॉन्सेप्ट था। 43 सॉल्व हो चुका है। अब हम 44 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑफ इट्स ओवर इट्स लेंथ। ए स्मॉल dq लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, या एक तरह सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिचुएशन आएगा, सेम रिजल्ट आएगा जो भी है। इसका रेडियस पहले से बताया है a है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इस पे ऑलरेडी हमको पता है कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लिख सकता हूँ, वो क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बराबर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई r, और r की जगह कितना है, a है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ। स्मॉल लेंथ dl मैं मान लेता हूँ ये स्मॉल लेंथ ऑफ dl था, ठीक है। स्मॉल लेंथ ऑफ dl, इसको क्या करते, कट कर देते, ये अलग कर दिए, लो भाई इसको अलग हम कर दिए, ठीक है।
DL कट ऑफ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। ठीक है, जो स्मॉल DL लेंथ था ये, उसको हम क्या कर दिए, वायर से कट करके अलग कर दिए। देख सकते हो ये जो स्मॉल DL लेंथ है उसको कट करके हम यहाँ पे रख दिए। अब पूछ रहे कि रिमेनिंग वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, वो बताना है। तो मैं कहता हूँ कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस पूरे टोटल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E1 है, इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण E2 है और जो छोटा सेगमेंट उसके कारण E1 है। जो छोटा सा है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, कहने का मतलब है कुछ यहीं पे रहता है, थोड़ा सा ऊपर में बस। ठीक है, यही तुम्हारा DL हो गया, ये DL हो गया। ठीक है, हल्का सा शिफ्ट कर दे, हल्का सा जस्ट, लेकिन अभी भी डिस्टेंस A के ही बराबर है, अभी भी डिस्टेंस जस्ट A के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि हमको जो रिमेनिंग पार्ट है E2 उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मैं कहता हूँ उतना टेंशन का लेने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो समझो। देखो, यदि मैं इस पार्ट को जोड़ दूँ E1, ये जो पार्ट है, और इसके साथ जोड़ दूँ तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, सर्कुलर वायर बन जाएगा। और सर्कुलर वायर का सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0 होता है। सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है और सबके कारण ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं लिखना चाहूँ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0। मतलब इस टोटल के कारण, मतलब ये जो छोटा सेगमेंट इसके साथ जुड़ जाए तो ओवरऑल के कारण कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 हो जाएगा, एट द सेंटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा गया E2 के कारण कितना होगा, तो E1 क्या है, DL, एक छोटा सा सेक्शन है तार का जिसका लेंथ कितना है, DL है। ठीक है, अब ये जो DL है एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जो DL है वो एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, DL पे कितना चार्ज है वो पता करना है तो क्या करना होगा, लैम्डा इंटू DL करना होगा। ठीक है, ये इस पर जो चार्ज होगा DQ, DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा DQ, जो लैम्डा इंटू DL के बराबर होगा। ठीक है, तो E1 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, E1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये छोटा सा सेगमेंट उसके कारण चार्ज KDQ, एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इसे कितना डिस्टेंस पर है, A, तो A²। हल्का सा ये स्लाइटली ऊपर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एक ही बराबर होगा। इसे थोड़ा सा ज़्यादा उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, K। अच्छा, DQ बराबर क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा DL इंटू A²। और लैम्डा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो वो लिख सकता हूँ KQ, A² तो हो गई, और लैम्डा बराबर क्या लिख सकता हूँ, Q/2πa। ठीक है, इंटू DL। अब 2πa नीचे आ जाएगा। अच्छा, E1। अच्छा, K की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K की जगह K ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी Q/2πa है। तो K की जगह क्या करेंगे, सबसे नहीं, K की जगह K ही रखो, KQ। ठीक है, 2π रहने दो नीचे, A² है, A नीचे आ गया तो हो जाएगा AQ, और DL ऊपर में मल्टीप्लाई कर ही रहा है। तो ये हमारा E1 के कारण जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन था उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो E1 का वैल्यू पता चल गया, और E1 प्लस E2 का इफेक्ट कितना है, 0। तो इस तरह मैं E2 क्या लिख दूंगा, E1 का इधर जो माइनस लग जाएगा तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस KQ DL डिवाइडेड बाय 2πAQ। तो ये आ गया E2 का वैल्यू, तो ये माइनस आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो Q के कारण डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इस तरह होगा। तो ये ओवरऑल के कारण डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। ये ओवरऑल जो रिमेनिंग पार्ट उसके कारण डायरेक्शन ऊपर की तरफ, जो छोटा सा सेगमेंट उसके कारण डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए ये माइनस साइन है। मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बस ये माइनस साइन इसका डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह 44 का ये आंसर हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 44 का क्या आंसर है, QDL। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, K की जगह 1/4πε0 दिया है, तो 2π है ही, तो कितना हो जाएगा, 2π और 4π है तो 8π² हो जाएगा। ε0 AQ आ जाएगा, ऊपर में QDL है ही, तो QDL है। तो बस K की जगह 1/4πε0 दे दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर में माइनस दिया है क्या, आंसर में माइनस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का मतलब यहाँ केवल और केवल डायरेक्शन से है, माइनस का मतलब डायरेक्शन से है कि ये डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो रिमेनिंग पार्ट जो छोटा सा सेगमेंट है उसके कारण डायरेक्शन इधर है। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, बस डायरेक्शन है, एक नीचे की तरफ है, किसके कारण,
छोटा सेगमेंट का, ओवरऑल के कारण किधर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये चीज़ है। यहाँ माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। तो इस तरह 44 सॉल्व हो चुका, 45 सॉल्व करते हैं। मतलब हमारे पास एक कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है, इस तरह कुछ क्यूब होता है, ठीक है, और ये इसके सेंटर, मान लिया जाए इसका सेंटर कुछ यहाँ पे, और इसे d डिस्टेंस पर एक चार्ज q है। ये डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है, d डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स सेंटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ये सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हमको इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर q चार्ज है और ये सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करें कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। मतलब इस चार्ज के कारण जो हमारे पास इस सरफेस पे चार्ज अपीयर हुआ, कहने का मतलब है इंडक्शन के कारण जो, या फिर इंड्यूसिंग इफेक्ट के कारण जिस पर चार्ज जनरेट हुआ, जिसके सरफेस पे चार्ज के इफेक्ट के कारण, तो उस सब के कारण यहाँ पे कितना सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सो बताना है। देखो पता ही है कि जब हम दो चार्जों को चार्ज ट्रांसफर बताते हैं कि काफ़ी नज़दीक रखा जाता है, तो कई तरह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। जब मैं दो सॉलिड क्या कहते हैं स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूँ तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरा फ्रिक्शन के थ्रू, और तीसरा तरीका ये भी था कि आप एक चार्ज दूसरे के चार्ज काफ़ी समय ले जाए तो इंड्यूसिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस चार्ज के कारण इस पर कुछ चार्जेस आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, सरफेस पर आ जाता है। तो एग्जैक्टली हमको ये पता नहीं है कि इस पर कितना आता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए गॉस का लॉ लगाते हैं। गॉस का लॉ लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गॉस का लॉ बताता है कि इनक्लोज सरफेस के अंदर, ये इनक्लोज सरफेस है, इसके अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है, यदि कोई चार्ज नहीं है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि क्यू फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी के लिए ध्यान रखो कि कोई भी इनक्लोज सरफेस है उसके अंदर क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड और एप्सिलॉन, तो कोई चार्ज है ही नहीं तो क्यू 0, या फिर ऐसा हो कि +2q हो और -2q भी हो, दो चार्ज, तभी क्यू इन साइड कितना हो गया, क्यू इन साइड कितना हो गया 2q प्लस -2q, तभी ये क्या हो गया 0। मतलब चार्जों का एक अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो क्यू इन का मतलब इनसाइड कितना चार्ज है, तो 0। तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा समझो कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक गाउस सरफेस बना देता हूँ, जस्ट इसके पास से गाउस सरफेस बना दिया, ठीक है, गाउस सरफेस बना दिया, एकदम नज़दीक है पहले वाला जो, ये जो सरफेस उसके नज़दीक से हम जा रहे हैं, ठीक है, या इसके नज़दीक से इतना क्लोज से मैं गाउस सरफेस बना। गाउस सरफेस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, गाउस सरफेस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सर्कुलर ही हो, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। एक मतलब कह सकते हैं कि वो क्यूबिक टाइप का हो सकता है, जिसमें क्यूबिक का एरिया जैसे 6a² हो जाता है पूरा कंप्लीट एरिया, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक तरह से गॉस सरफेस एरिया में बना दिया हूँ, तो क्या कह सकता हूँ कि इस पूरे क्यूब पे कितना चार्ज है, ओवरऑल देखा जाए तो क्यूब पे कितना चार्ज है, क्यूब पे कोई चार्ज ही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो क्यूब पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना हो गया, क्यू इन कितना हो गया, इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब क्यू इन कितना हो गया 0, तो क्यू इन 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया 0, ठीक है। इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है 0 है, ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। अब फाई बराबर एक और फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds, ठीक है। तो फ्लक्स 0 है
और डी एस क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे कुछ पास होगा और डी एस भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ई डी एस 0, तो इसका मतलब ई डी एस का मतलब एरिया होता है। ये जो एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, मतलब टोटल 6 एरिया होगा। तो डी एस तो 0 नहीं हो सकता, एरिया 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फाई 0 है और फाई बराबर का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी एस। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ई डी एस हो गया। तो फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ई को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ई सेंटर क्या हो जाएगा, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर भी क्या होगा, एट द सेंटर वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमको नेट फ्लक्स क्या है, हमारे पास नेट फ्लक्स कितना है, मतलब 0 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ई भी 0 है, मतलब इस ओवरऑल क्यूब से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रहा है। एक तरह से ये कह सकता हूँ कि ds तो नॉन जीरो टर्म है, जो ds इसका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। फ्लक्स में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हम गॉस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आ गया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एरिया आ गया है ds, एरिया हो जाए, जिस तरह एरिया होता है ना क्यूब का ऊपर का क्या होता है, a² होता है, उसी तरह ये ds है। तो ds पूरे एरिया तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ई 0 है। और ई 0 इसका मतलब है कि फ्लक्स 0, इसका मतलब इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं कर रहा है तो पूरे सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मैं EC बोल दूँ इसको, तो EC भी क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल क्यूब से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा होगा, तभी तो सेंटर पे भी 0 होना चाहिए। तो सेंटर पे 0 हो गया। अब सेंटर पे तुमको पता चल गया कितना है, 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ये EC का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्यूब से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सेंटर पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। चलो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब EC पता चल गया, 0 हो गया। अच्छा, EC बराबर 0 हो गया, और EC बराबर एक और चीज लिख सकते हैं क्या, इस चार्ज के कारण सेंटर पे, और इस पूरे से सरफेस के कारण सेंटर पे भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2। ठीक है, इस पूरे से सरफेस के कारण यहाँ पे, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, ये पूरे सरफेस पे कारण इस पर, और इस चार्ज के कारण इस पर, वो लिख सकते हैं EC इक्वल टू E1 प्लस E2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लिख सकता हूँ मैं EC प्लस E1 प्लस E2। ठीक है, तो E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज के कारण, और E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय appearing चार्ज ऑन इट्स सरफेस। देखो, ये मत बोलो कि केवल और केवल चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि चार्ज कुछ इस साइड ऊपर में आ जाए, कुछ बॉटम साइड में शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए मैं ये बोलने से बचना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँ कि केवल चार्ज इसी साइड पर आएगा, चार्ज पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आ जाए, चार्ज नीचे भी आ जाए, मतलब क्यूब के ऊपर साइड में भी आ जाए, और जो फ्रंट वाला फेस है वहाँ पर तो आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो EC 0 है, मतलब सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कि क्यू के कारण भी 0 होगा, और ओवरऑल जिस पे चार्ज अपीयरिंग है उसके कारण भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए लिखा हूँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अपीयरिंग चार्ज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि E1 प्लस E2 बराबर भी 0। ठीक है, तो E1 का वैल्यू मैं E2 का वैल्यू तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, चार्ज है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ये कितना डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर, तो ये लिख सकता हूँ KQ बाई DA²। और हमको क्वेश्चन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अपीयरिंग चार्ज ऑन इट्स सरफेस, तो वो E1 है और इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैं E1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ KQ बाय DA², माइनस ऑफ KQ बाय DA²। ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर इस
बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो क्या है, एपियरिंग चार्ज के कारण। और जरूरी नहीं कि एपियरिंग चार्ज इसी वो हो सकता है, कुछ चार्ज ऊपर वाले सरफेस पे हो, कुछ चार्ज बॉटम वाले सरफेस पे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E1 बराबर -kq/d²। एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन गॉस का था जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। ये पूरे इंक्लोज सरफेस पे हमने माने नेट चार्ज कितना है 0, चूँकि इस पर कोई चार्ज इनिशियली था नहीं तो इसलिए हमने फ्लक्स का यूज किया। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करा इसलिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। 0 सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज यहाँ नज़दीक रखे उसके कारण क्या हुआ होगा, कुछ एपियर चार्ज हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ क्यू के कारण भी सेंटर पे नेट 0 होना चाहिए, तो दोनों का इफेक्ट ऐड करके हम क्या कर दिए 0। तो इस तरह से जो अपियरिंग चार्जेस आया है क्यू के इफेक्ट के कारण, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -kq/d²। ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। वो क्या है 45 का आंसर, kq/4πε/d² टुवार्ड्स द चार्ज क्यू। टुवार्ड्स द चार्ज क्यू का मतलब क्या है, यदि क्यू पॉजिटिव है तो इसके कारण डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह होगा। और यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट आ रहा है, तो माइनस का मतलब है कि चार्ज -q की तरफ जा रहा है, इसलिए टुवार्ड्स द q चार्ज लिखे हैं, ठीक है। तो इसके कारण डायरेक्शन इधर है, तो इसके कारण जो सरफेस पे इंड्यूस चार्ज है उसके कारण इधर होना चाहिए डायरेक्ट, तभी तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगा। यदि डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा तो फिर मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं चलेगा, तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगा तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये माइनस बस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन किधर है, +q चार्ज की तरफ है। तो इस तरह 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गॉस का यूज करके सॉल्व करते हैं। 45 हो चुका है, 46 की तरफ बढ़ते हैं अब।